मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ यहां का सियासी पारा हाई हो रहा है। दोनों राज्यों के चुनावी दंगल में राजनीतिक पार्टियां अपने दांव पे चल रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की एंट्री के बाद कांग्रेस का काम मुश्किल हो सकता है। केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर एमपी और छत्तीसगढ़ में भी मुफ्त के वादों की झड़ी लगा दी है। इसमें फ्री बिजली, बकाया बिजली बिल माफ, बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपए का भत्ता, हर बच्चे को फ्री शिक्षा, मुफ्त इलाज और बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा जैसे वादे शामिल हैं। इन वादों के दम पर वो लोगों से शिवराज सिंह चौहान को हराने की अपील कर रहे हैं। मुझे पता चला है मध्य प्रदेश में एक मामा है, उस मामा ने अपने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है कि नहीं दिया है? अब उस पर भरोसा मत करना। आप सबको कहने आया हूं, आपका बेटा आ गया है, आपका भाई आ गया, आपका चाचा आ गया, मामा पे भरोसा मत करना, चाचा पे भरोसा करना। केजरीवाल ने मामा का जिक्र छेड़ा तो बीजेपी ने चाचा के कारनामे गिना दिए। कौन से चाचा पे भरोसा करें जिसने दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं बनाया? मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें। दिल्ली में पीने के पानी की इतनी किल्लत है कि आज भी दिल्ली में टैंकर राज चलता है। दिल्ली में आज भी नलके से पानी नहीं मिलता है। हर बार वादा करते हैं कि मैं हर घर पे नल से पानी दूंगा। तो क्या है कि ये धोखे वाला चाचा है, ये धोखा देता है अपने भतीजों को और अपने भाइयों को, वैसा चाचा है। वैसे तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी फिलहाल विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और आप आमने सामने हैं। विपक्षी गठबंधन के नेताओं का एक फॉर्मूला ये भी है कि जो दल जिस राज्य में मजबूत है वो वहां आगे रहकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, दूसरे विपक्षी दल उसका सहयोग करेंगे। लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ में आप और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का ही खेल बिगाड़ने में लगे हैं। इस पर कांग्रेस अभी कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन आपको हिदायत भी दे रही है। ये फैसला कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड करेगी कि सीटें कितनी देनी हैं, सीटें कितनी नहीं देनी हैं। अब वो इंडिया का हिस्सा हैं, उन्हें भी इस तरीके के बयानात से एहतियात बरतनी चाहिए। सी वोटर के ताजा ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत तो मिलता दिख रहा है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की स्थिति बेहतर होती दिख रही है। 90 सीटों की विधानसभा में कांग्रेस को 48 से 54 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 35 से 41 सीटें मिलने की उम्मीद है। 2018 में बीजेपी को 15 सीटें ही मिली थी। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने एक्शन शुरू कर दिया है। बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही एमपी में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये वो सीटें हैं जहां फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है या बीजेपी लगातार 2 या 3 बार से चुनाव हार रही है। सवाल ये है कि एमपी और छत्तीसगढ़ में किसका पलड़ा भारी है? क्या शिवराज पर एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ेगी और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? सबसे पहले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? केजरीवाल और अखिलेश कांग्रेस का हाथ थामेंगे या वोट काटेंगे? या इंडिया के दल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों में युद्ध विराम की घोषणा करेंगे ताकि वोटरों में कोई कंफ्यूजन ना हो? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि उसके कुछ महीने बाद राष्ट्रीय चुनाव है, यूनियन इलेक्शन है। तो कई बार ये तर्क आता है और ये तथ्यात्मक तर्क है कि विधानसभा के चुनावों से अलग पैटर्न लोकसभा का होता है। 2018 में बीजेपी हार गई थी इन राज्यों में, लेकिन लोकसभा में एकदम क्लीन स्वीप थी। और 5 साल पीछे जाइए, टाइम मशीन में आपको डालते हैं, तो 2013 में उल्टा था। विधानसभा भी जीते थे, उसके बाद 14 के लोकसभा भी बम्पर जीते थे। तो ये एक पैटर्न हम लोग एनालिसिस में कई बार लेके आते हैं, लेकिन
कई बार पब्लिक का मूड समझने में, वहाँ के लोकल इश्यूज़ को समझने में चूक हो सकती है, और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ क्या होगा। हालांकि एक ट्रेंड अब देखने को आया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पैटर्न में एक बदलाव देखा जा रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी ताल ठोक रही है। कितना उनका प्रभाव है, कितना मत प्रतिशत है, ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अगर वो पूरी दमदारी से वहाँ जा रहे हैं, फ्रीबीज की झड़ी लगा रहे हैं, गुजरात में आपने देखा एक प्रयोग वो कर चुके हैं, और इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है कांग्रेस को, या वो मिलके लड़ेंगे, अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जहां उनका प्रभाव नहीं, जब INDIA बन रहा था तो ये कहा गया था जहां जिसका प्रभाव वो लड़े, तो विधानसभा में फिर वो क्यों लड़ रहे हैं, ये एक सवाल महत्वपूर्ण है जिसको पूछा जाना चाहिए। तो ग्राउंड पे क्या मूड है, क्या माहौल है, और इन दलों की उपस्थिति से क्या कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या 1-on-1 सीधे बीजेपी और कांग्रेस की होने वाली है इन राज्यों में। तो 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, 1 राज्य में बीजेपी की सरकार है। देखते क्या माहौल बनता। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो पैनल है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, और सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर है। मैं चर्चा शुरू करूं, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि एक तो भाषा की मर्यादा जरूर रखिएगा। हम लोग आवाज अड्डा में बड़ा शालीन भाषा का इस्तेमाल, कठोर भाषा होनी चाहिए लेकिन शालीनता के साथ, और दूसरा ये कि बहुत लंबे भाषण मत दीजिएगा प्लीज, छोटे छोटे रखिए, ज्यादा इंटरेक्टिव बन पाएगा। खालिद जी आपसे शुरू करता हूँ, आप लोग बड़ा ग्राउंड पे ट्रैकर वैकर चलाते रहते हैं, दोनों राज्यों का मुझे ब्रीफली बताइए, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो हमारा सर्वे है उसके हिसाब से आज की तारीख में बहुत ज़्यादा कांटे की नेक टू नेक फाइट जिसे कहेंगे वो है। हमारे हिसाब से जो दोनों का जो वोट शेयर जो हमारे प्रोजेक्शंस में आ रहा है, कांग्रेस का भी और बीजेपी का, वो दोनों का 44% है, और प्रिफर्ड सीएम की चॉइस जो है वो 37% जो है शिवराज सिंह चौहान का है और 36% कमलनाथ जी की है। तो दोनों ही जनरली क्या होता है कि हम मूड रीड करने के लिए देखते हैं कि क्या जो वोट शेयर का जो परसेंटेज है और सीएम की अप्रूवल रेटिंग, वो उनका दोनों का सिमिलर पैटर्न है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे तो एकदम सिमिलर पैटर्न है। कई जगह ये होता है कि पार्टी का वोट शेयर तो ऊपर है लेकिन सीएम का प्रिफर्ड चॉइस बहुत कम है, तो यानी कि सीएम के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तो यहाँ पे लेकिन ये है कि 20 साल के रिजीम के बावजूद भी जो है यहाँ पे बीजेपी जो है अपने आप को फाइट में बनाए रखने में मौजूद है, और ये फाइट नेक टू नेक है। जबकि अगर उसके बनिस्बत अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में जो हमारा सर्वे कहता है उसके हिसाब से कांग्रेस को क्लियर लीड है, और भूपेश बघेल वहाँ पे अच्छी अप्रूवल रेटिंग के साथ में है, 49% उनकी अप्रूवल रेटिंग है। जबकि वहाँ अपोजिशन कैंप से जो है रमन सिंह जी, उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत कम है, वो लगभग 26% के आसपास है। लेकिन वहाँ पे मध्य प्रदेश में ये है कि पिछली बार की बनिस्बत कांग्रेस को पिछली बार 68 सीटें आई थी, हमारे प्रोजेक्शन में इस बार जो है सीटें उनको 48 से 54 के आसपास हैं, सीटें कम होती दिख रही हैं। तो उसकी एक वजह ये है कि जो समझी जा सकती है कि वहाँ पे जो MLAs हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो अगर कांग्रेस वहाँ पे सीट्स वगैरह मतलब सिटिंग MLAs को चेंज करेगी तो और मजबूत स्थिति में होगी। लेकिन वहाँ क्लियर है कि भूपेश बघेल जो है वो उनकी मजबूत पकड़ है और कांग्रेस की वहाँ मजबूत पकड़ है। मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट है। उसकी एक वजह ये हो सकती है 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी फाइट में होना और नेक टू नेक होना। उसका ये एक रीज़न जो समझ में आता है वो यही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। तो ये बीजेपी का और संघ का काम है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से उनकी पकड़ अभी भी वहाँ पे 20 साल के एंटी रिजीम के बावजूद भी जो है वो फाइट में है। सर जी, अच्छा, MP और छत्तीसगढ़ में कोई कॉमन इश्यूज आपको एक या दो बताइए जो सबसे ज्यादा लोगों की चर्चा में आ रहे हों। जी जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ, इश्यूज पे देखिए, जब अमूमन ये होता है जब भी हम इश्यूज की बात करते हैं तो हर जगह इश्यूज जो होते हैं वो बेरोजगारी का, महंगाई का, ये सब जगह इशू आता है। और कई बार हमने देखा है कई जगह जो है महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन कई जगह इशू बन जाता है और गवर्नमेंट के खिलाफ काम करता है, और कई जगह जो है ये इशू नहीं बन पाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखें तो 26, जैसे अभी सामने आप दिखा रहे हैं, 26% महंगाई है, बेरोजगारी 30% है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग
इसी सरकार के फेवर में बात कर रहे हैं, सीएम के फेवर में बात कर रहे हैं। उसका एक रीजन ये होता है कि जो वहां का जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो होगा उस स्टेट का उस वक्त का, उसमें जो वोटर या इलेक्टोरेट है इन इश्यूज के एड्रेस करने के लिए वो किसको ज्यादा वो मानता है कि कौन कैपेबल है और कौन कैपेबल नहीं है। डिस्पाइट के यहाँ 5 साल भूपेश बघेल रहे, तो उसके बावजूद भी उनको लगता है कि इन इश्यूज को एड्रेस करने का ज्यादा मादा या कुव्वत जो है भूपेश बघेल में ही है। अभी कुछ दिन पहले हम कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में करप्शन एक बड़ा इशू था और सरकार के अगेंस्ट चला गया, और दूसरी जगहों में कई जगह हमने देखा था, गुजरात में भी कई सारे इस तरह के इश्यूज थे, लेकिन वो सरकार के अगेंस्ट नहीं जाते हैं क्योंकि वहां पे इलेक्टोरेट को ये लग रहा था कि वहां पे जो अपोजिशन की पार्टी है कांग्रेस वगैरह, उसमें दम नहीं है एक तो इलेक्शन जीतने का, या फिर उनमें वो कॉन्फिडेंस इलेक्टोरेट का नहीं था कि क्या वो आने के बाद इन इश्यूज को एड्रेस कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा कि कौन रिप्लेस कर सकता है, चॉइसेस क्या है जनता के पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। एक और छोटा सवाल फिर मैं पॉलिटिकल लोगों के पास जाता हूं। ये जो आम आदमी पार्टी, पवन शर्मा जी वाली पार्टी है, अखिलेश वाली समाजवादी, ये भी तो अपनी वहां किस्मत आजमा रहा है, कुछ है इनका ट्रैकर में दिख रहा है क्या कि वोट कटुआ हो जाएंगे खाली? देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मध्य प्रदेश का, जैसे मैं आपको सीन बताऊं, इस इलेक्शन से पहले अगर आप देखेंगे तो अमून मध्य प्रदेश वैसे तो बाइपोलर स्टेट है, लेकिन आप एक वोट शेयर देखें तो तकरीबन 20% वोट शेयर अदर्स ले आते थे, लेकिन वो अब जो है वो लगभग बाइपोलर होता दिख रहा है। जो और पार्टी से बीएसपी का, समाजवादी का कुछ जगहों पे जो असर था वो और जो है इन्हीं दोनों पार्टीज में कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। रही बात आम आदमी पार्टी की, जैसे छत्तीसगढ़ में अभी वो गए थे, उन्होंने अनाउंस किया, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आम आदमी पार्टी वहां पे कुछ नहीं कर पाएगी बाय एंड लार्ज, क्योंकि एक तो लेट एंट्रेंट है और दूसरी बात उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं, और जिस तरह के प्रोमिसेस लेके जा रहे हैं, जो वेलफेयर या पॉपुलिस्ट स्कीम्स वो लेके जा रहे हैं, भूपेश बघेल की सरकार वहां पे उस तरह की स्कीम्स ऑलरेडी चला रही है। वहां पे काफी सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, महीना भत्ता देने का बेरोजगारों को है, कोविड में जिन बच्चों के पेरेंट्स मारे गए उनको प्राइवेट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन का है, लेकिन क्या कहते हैं राजीव गांधी न्याय गोधन योजना, कई सारी स्कीम्स हैं। इनका ऑफर भी तो बहुत बढ़िया है, बिजली एकदम फ्री, पुराने बिल भी फ्री, सर देखिए 3000 रुपया भी, क्या इनके ऑफर में कमी क्या? दवा इलाज कई बार मतलब पॉइंट ये है कि उसी तरह की स्कीम्स ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट नहीं, देखिए ये होता क्या है, देखिए बहुत कई बार ये कहा जाता है कि बीजेपी बहुत सीरियस इशू है। देखिए कई बार कहा यह जाता है कि जो आप अपने प्रचार करने का तंत्र जो है, आम आदमी पार्टी ने वो बीजेपी की किताब से एक पन्ना लिया, तो अब आम आदमी पार्टी ने अपना जो पन्ना उसमें ऐड किया था पॉपुलिस्ट स्कीम्स का, वो कांग्रेस ने उनकी किताब से ले लिया है। अब वो कई जगह पे उस तरह के, राजस्थान में उस तरह की स्कीम्स प्रपोज कर रहे हैं, सक्सेसफुल रहे, कर्नाटका में उन्होंने उस तरह की पॉपुलिस्ट स्कीम्स की, सक्सेसफुल रहे, तो वो भी उस तरह की स्कीम्स आप ठीक है खालिद भाई, आता हूं दोबारा इस पे और विवाद, मतलब बहुत विस्तृत इसमें चर्चा होगी, क्योंकि राज्यों के चुनाव में छोटे जो स्थानीय इलेक्शंस होते हैं उनमें ये बहुत मैटर करता है। लेकिन अब चलते हैं अपने राजनीतिक दोस्तों पर। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट खाली आपकी नोटिस के लिए, जहां पे 44% होता है ना, वहां पे 1-1.5% से खेल हो जाता है। तो ये जो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये हो सकता है खेल बिगाड़ जरूर 1-1.5-2% लेकर के, क्योंकि वो एकदम नेक एंड नेक फाइट वाली। खैर, इस पे आगे दोबारा चर्चा करेंगे। अग्रवाल जी, मध्य प्रदेश में तो बहुत कांटे की टक्कर है सर, और छत्तीसगढ़ में तो आप पिछड़ गए बहुत। देखिए, हम जब इलेक्शन लड़ते हैं तो ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत के साथ लड़ते हैं, और अभी 39 सीटें तो ऑलरेडी अनाउंस कर दी मध्य प्रदेश में, 21 छत्तीसगढ़ में। ये वो सीटें हैं जहां पे हम कमजोर थे। इतना लंबा समय हमारे कार्यकर्ताओं को, संगठन को, कैंडिडेट को मौका मिलेगा, और आज हमारे गृह मंत्री जी खुद मध्य प्रदेश गए हैं। जिस तरह से बूथ लेवल पे काम हो रहा है, संगठन का काम हो रहा है, जनता की योजनाओं के ऊपर उसकी कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करने का काम होता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते कि हम तो सुनिश्चित है कि हम ही जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जनता की भावनाओं का, जनता का समर्थन और जनता का प्रेम, इसके लिए प्राप्त करने का, सतत प्रयास करने का हमारा काम रहता है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से संगठन मजबूत है, जिस तरह से वहां पे हमारा काम चल रहा है, जिस तरह से पहले के जो हमारे सत्ता के पहले के लोगों का कार्य देखा है, तो एक मार्क डिफरेंस है। और अल्टीमेटली पूरे देश में जो राष्ट्रीय पहचान के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी
का नेतृत्व है उसके प्रति भी लोग बहुत ही ज्यादा आश्वस्त है। मैं तो सब जगह घूमता हूँ, मध्य प्रदेश के पिछले 2 इलेक्शंस भी हमने देखे हैं। एक गोपाल जी, हाँ गोपाल जी, ये चुनाव स्थानीय स्तर पे है, वहाँ पे लोकल ज़्यादा फेस चलता है और हम लोगों ने देखा भी है विधानसभा के चुनाव में ये कुछ होता है। लेकिन आपने मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को ले लिया था, सिंधिया जी को इंक्लूडिंग, उसके बावजूद 44% पर दोबारा खड़े हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं। तो ग्राउंड पे तो स्ट्रेंथ है ना उनकी, आप इसको इनकार कैसे कर सकते हैं? नहीं, सर्वे का एक लिमिटेशन भी होती है। अगर मैं जैसे देख रहा था तो 7,500 लोगों से इन्होंने सर्वे किया। हाँ। और सर्वे ही सब फाइनल तो हो नहीं सकता, फिर वोटिंग की क्या जरूरत है, अभी तो बहुत समय है। अब ये तो क्या है, मतलब वो अगर सर्वे को दोष दे, सर्वे कोई दोष मत देगा भाई, मैं खाली जी के साथ हूँ, सर्वे को दोष नहीं देने का भाई कम पसंद नहीं आ रहा सर्वे को दोष। जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी हमारे ध्यान में, हम लोग भी तो काम करते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम हुआ है वो अपने आप में एग्जाम्पलरी है। और फिर अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में, प्रजातंत्र में जनता के साथ जुड़ के उसकी बात को समझ के उसके अपने कार्य को आगे बढ़ाना वो महत्वपूर्ण है। और अभी तो ये शुरुआत भी नहीं हुई है। ये गठबंधन, जिस तरह का ये ठगबंधन आपस में चल रहा है, जो कि एक तरीके से भ्रष्टाचारियों को बचाने का जो गठबंधन चल रहा है, वो आपस में ही अब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते। तो पहला क्रैक इसके गठबंधन में जिस तरह से उभर के मध्य प्रदेश में आ रहा है और जिस तरह से और जगहों पे देखते हैं, तो ये अपोजिशन यूनिटी के अनुसार जो अनाउंसमेंट किया वो ग्राउंड लेवल पे तो उसकी रियलिटी नहीं है। जी रुकिए अग्रवाल जी, रुकिए, अब जरा अनुमा जी को ले आते हैं। अनुमा जी, मध्य प्रदेश में नेक एंड नेक फाइट है, आपके काफी प्रयासों के बावजूद सी वोटर कह रहा है कि बिल्कुल एकदम मतलब वर्ष पे खड़ा, 44% दोनों का, 1% इधर उधर हो गया तो खेल हो जाएगा। दूसरे की चाचा की एंट्री हो गई है, ये क्या आप लोगों ने समझौता कर रहा है? चाचा जी भी वहां चुनाव लड़ेंगे, एक लखनऊ वाले भैया जी भी चुनाव लड़ेंगे, ये क्या है ये? नीरज जी, आपके डिबेट में आके अक्सर अच्छा लगता है क्योंकि इसमें भाषा की मर्यादा भी रहती है और चर्चा भी होती है। तो मध्य प्रदेश में एक बात तो बहुत साफ है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी लगातार आ रहे हैं, अमित शाह जी एकदम आपाधापी में, अफरा तफरी में आ रहे हैं। आपको पता है कल जब वो आए तो मध्य प्रदेश में जाना था, लेकिन पूरे मीडिया चैनल्स के थ्रू पूरे भारत में मुनादी करके गए और वहां जाके अपने कार्यकर्ताओं को कहकर आए कि जैसा तुम लोगों का हाल है इससे तो तुम लोग ये संभाग नहीं जीत सकते। जहां गए थे वो ग्वालियर में ऐसा कहकर आए। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने मारे डर के शिवराज सिंह जी का चेहरा ही हटा दिया, कहा कि जी इनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। आपको मैं बताऊं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोदी जी की राष्ट्रीय छवि पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब दिक्कत क्या है कि आरएसएस ने अपने आप ही कह दिया है, उनके अपने सर्वेक्षणों में भी कह दिया है और वैसे भी मध्य प्रदेश में उनको दिख रहा है, उन्होंने कह दिया है कि मोदी जी के जरिए नहीं हो पाएगा। तो जिस जगह पे 50% घोटाले वाली सरकार हो, और मैं इसको क्वालिफाई करूंगी, पोषण आहार घोटाला, मिड डे मील घोटाला, गणवेश घोटाला, शाला त्यागी बालिका घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान घोटाला, स्मार्ट कार्ड क्लास घोटाला, पैरामेडिकल छात्रवृत्ति योजना घोटाला, व्यापम महा घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला। जी अरे अनुमा जी, इतना सारा आप गिना दे रहे हैं ना, तो ये जो 44% ये 20 रह जाता। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं सुन नहीं पाई आपकी बात। ये जो आपने इतने सारे गिना दिए, अभी तो कम गिनाए हैं, ये पूरा पोथा है। अरे फिर भी देखिए 44% लोग उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। नहीं सुनिए तो ना, आपने छाप लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मेरा ये काम होता है। हमने छाप लिया नहीं, आप खुद अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो 220 महीने की सरकार में 225 घोटाले हैं। और एक खास बात आपको बताना चाहूंगी, शिवराज सिंह जी इतनी योजनाएं 18 साल में लगभग उन्होंने 22,000 योजनाओं की घोषणा की। दिक्कत क्या होती है कि जब हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश की योजनाएं आती हैं और चली जाती हैं। बीजेपी को खुद को नहीं मालूम होता है कि कितनी योजनाएं हैं, वो लोग एडहॉक वाले हैं। तो एडहॉक वर्सेस सस्टेनेबिलिटी पर जब आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना प्रभाव पड़ा है मध्य प्रदेश में शिवराज जी की किसी योजना का, बल्कि घोटालों का ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और इसीलिए वो 41 FIR लॉन्च कराते हैं और इसीलिए हम और भी ज्यादा बुलंदी से कहते हैं कि घोटाले की सरकार को मध्य प्रदेश। अनुमा जी मैं वही तो कह रहा हूँ, सर्वे में अभी भी वो सीएम की पहली पसंद और 1% ज्यादा है वो।
आपकी बात से मैं इस मामले में साबका रखती हूँ कि वो सी वोटर का सर्वे है, लेकिन जमीनी भी तो कोई बात होती है। मैं परसों ही लौटी हूँ मध्य प्रदेश से, मुझे भी एक जगह का मीडिया प्रभार मिला है, तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं मध्य प्रदेश की माटी की लड़की हूँ। मैं बता रही हूँ आपको जो वहां तैर रहा है और जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आप तो बिलीव ये बताइए, अच्छा मैं समझ गया आपका पॉइंट टेकन, मैं आपके पॉइंट को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं अब तो अपने सवाल पूछ रहा हूं। अगर इतना ही भरोसा है कि ये बहुत भ्रष्टाचारी सरकार है, बहुत घोटाले, और 22,000 स्कीम तो मतलब गजब कर दिया 18 साल में 22,000। नहीं, आपने गलत सुना। 22,000 स्कीम शिवराज जी की है और 250 स्कैम शिवराज जी के हैं। हाँ, तो मैंने वही तो कहा कि 22,000 स्कीम मतलब ये थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा बता दिया आपने, थोड़ा कम करिए, थोड़ा कम करिए, 22,000 तो बहुत ज्यादा है। अच्छा सुनिए, तो फिर कमलनाथ 18 साल में इतनी स्कीमें हैं ना। कमलनाथ, सुनिए ना अनुमा जी, कमलनाथ जी फिर क्यों हिंदू राष्ट्र के नारे लगवा रहे हैं? फिर क्यों आप हिंदू कार्ड खेलना चाहते हैं? अगर आपको इतना भरोसा है कि सरकार के खिलाफ ही हम चुनाव जीत लेंगे, उनके कामकाज से लोग दुखी हैं, नाराज हैं, तो फिर क्यों आप बागेश्वर बाबा धाम की यात्रा और हिंदू राष्ट्र के नारे और भगवा ओढ़ के कमलनाथ जी ये सब क्यों कर रहे हैं? आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद यहाँ विजय त्रिवेदी जी हैं, वो मध्य प्रदेश की नब्ज जानते हैं। मध्य प्रदेश हमेशा से एक धार्मिक राज्य है। वहां के जितने कांग्रेस के नेता शुरू से, आज आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है, अपने दिग्विजय सिंह जी के घर पे अखंड ज्योत जल रही है, उसको बरसों हो गए, क्या पता 75 साल से ऊपर ही हो गया उसको। तो इस तरह से, और मुझे आप बोलेंगे तो मैं अभी अगर शुरू कर दूं तो गीता के अध्याय एक के बाद बोलती चली जाऊंगी, जबकि मैं फौज में रही हूं। तो ये हमारा धार्मिक होना, ये हमारा स्वतंत्र क्यों लेके आ रहे हैं? अरे जो जैसे दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा बोलते हैं उनको, जो राजा महाराजाओं के घरों वरों में जाइए ना, तो वहां अंदर एक मंदिर भी मिलेगा आपको। आप ज्योति छोड़िए, उसके अंदर एक मंदिर भी होगा। तो इससे ये साबित नहीं होता कि उससे हम पॉलिटिक्स करेंगे। मेरा सवाल सिंपल ये है कि आप लोग इससे दूर रहते हैं, लेकिन अब आप भी उसी ट्रैक पे आ गए जिस ट्रैक पे ये लोग खेल करते हैं। नहीं, हम कभी दूर नहीं रहते। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स जो लोग जानते हैं वो मेरी बात से साबका रखेंगे, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ और आपको बता रही हूँ कि मेरा कितना धार्मिक रुझान है। मैं एक हमारे यहाँ देवी है, उनके मंदिर में हर साल ही जाती हूँ। हम करते हैं, हम अपने फेसबुक पर लिखते हैं, हम अपनी जगहों पर लिखते हैं। ये तो अच्छा, एक छोटा सवाल और बताइए, आपने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज, ये लोग कुछ मामा से, चाचाओं से आपको कुछ डर है कि नहीं? चाचा, भैया और बुआ से मत चिंता करिए। क्या होता है कि समाजवादी पार्टी तो बहुत दिनों से मध्य प्रदेश में है और 1-2 सीट जीतते हैं। क्या प्रॉब्लम? देखिए, लोकतंत्र में सबका हक है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि वो गुजिया बनानी है तो वो दम आलू की रेसिपी का इस्तेमाल कर रही है, तो उस तरह से नहीं होता है। अब जैसे भूपेश बघेल जी हैं, वो माटी के सपूत हैं, उनकी सारी योजनाएं वनवासियों पर, किसानों पर, महिलाओं पर इस तरह से ओके मैम। भाई पवन शर्मा जी, आप गुजिया की जगह दम आलू की रेसिपी क्यों पेश कर रहे हैं, और आपका क्या लेना देना वहां पे? आपका जब कोई प्रेजेंस ही नहीं मान रही अनुमा जी, तो आप वहां क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? भिड़ा रहे हैं आप, भिड़ाइए। देखिए नीरज जी, बड़ा अच्छा सवाल था, मैं आपका इंतजार कर रहा था आपकी डिबेट का। देखिए आज देखिए पूरे देश में अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की मांग हो रही है। वो मॉडल क्या कहता है? मॉडल कहता है कि युवाओं के हाथ में रोजगार हो। वो मॉडल कहता है कि गरीब के बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिले। अरविंद केजरीवाल मॉडल कहता है गरीब और अमीर के हर परिवार के लोगों को अच्छा और मुफ्त इलाज मिले। वो मॉडल कहता है महिलाओं की सुरक्षा हो, किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिले। वो मॉडल कहता है कि महंगाई कम हो, लोगों की जीवन जीना आसान हो। लेकिन आज देखिए 75 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए, आज तक सारी पार्टियां जो हमारे लोगों की बेसिक सुविधाएं थी उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो अरविंद केजरीवाल जी बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम गारंटी देते हैं, हम हर चीज की गारंटी देते हैं। बाकी आपने देखा होगा इतने साल पार्टियां आती हैं, वादे करके चले जाते हैं, नए नए तरीके से वादे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नए और तरीके से वादे करती है। इन्होंने 8-9 साल पहले जो लवाबने वादे करके आए थे, कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को देंगे। अरे आप पहले बताओ, आपको किसको हराना है? शिवराज जी को हराना है कि बघेल जी को हराना है? आप दोनों टारगेट एक साथ ले रहे हो। आप इंडिया के साथ हो कि नहीं हो? नहीं, बिल्कुल। देखिए इंडिया का जब से गठबंधन हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है, क्योंकि बघेल साहब को हराओगे आप छत्तीसगढ़ में, महाराज देश मांग कर रहा है। पवन जी, छत्तीसगढ़ में बघेल जी हारेंगे, वहां थोड़ी मामा जी हैं। किसको हराना चाहे आप ये क्लियर करो पहले आप।
इसीलिए कह रही है गुजिया के बजाय आप दम आलू की पूरी बात कर दूं। मैं वो कहना चाह रहा हूं कि देखिए दो मुद्दे अलग अलग हैं। आपने जो बात करी उस बात पे आ रहा हूं। आज इंडिया गठबंधन की जो बात हुई है वो एकदम इंटैक्ट है, एकदम सुरक्षित है। और वो गठबंधन क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी नीतियों के खिलाफ हुआ, इनके फेलियर के खिलाफ हुआ। उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। रही बात दूसरी, जब ये राज्य के चुनाव है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हमको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। बताइए किसको इससे आपत्ति हो सकती है कि हम युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, हम गरीब को अच्छी। अरे भाई वो ये बात आप बता चुके पवन जी कर रहे हैं। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? इसमें आपत्ति किसी को नहीं है। आप एक ही बात बार बार करो। अनुमा जी की भी सरकार यही वादा कर रही है कि मैं ये फ्री दूंगी, ये फ्री। उसमें डिफरेंस क्या है? मेरा सवाल जो आप समझे नहीं हो, जवाब दे नहीं रहे आप कांग्रेस को हरा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, सरकार उनकी है और आप इंडिया के एक सदस्य हैं। तो आप बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा खोल के यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप किसको हरा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में तो वो हारेंगे, राजस्थान में अशोक गहलोत हारेंगे नहीं हारेंगे? आप वहां चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं क्या? नहीं ना। अब रुकिए थोड़ी देर, सुनिएगा सर। देखिए अरे सुनिए ना, विजय त्रिवेदी जी को अनुमा जी ने घोषित कर दिया कि मध्य प्रदेश को बहुत करीब समझते हैं। विजय जी नमस्कार सर। आपने सारे राजनीतिक दलों को सुन लिया और खालिद जी को सुन लिया। अब आप बताइए क्या चल रहा है दोनों राज्यों में? आज सिर्फ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नीरज जी देखिए, बहुत अच्छे से चर्चा आपने की और सारे सवालों को आपने ठीक से पूछा है और जवाब भी लोगों ने दिया है। खालिद जी का जो सर्वे है वो जो बात कर रहा है मध्य प्रदेश को लेकर कि दोनों पार्टीज के नेक एंड नेक फाइट है मध्य प्रदेश में, शिवराज जी और कमलनाथ जी के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो क्या इसका मतलब मैं ये मानूं, अगर नेक एंड नेक फाइट है 18 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी, इसका मतलब क्या शिवराज सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं कर रहा? पहला सवाल है। इसका मतलब है कि वो एक मजबूत मुख्यमंत्री या मजबूत पार्टी के तौर पर है। दूसरी बात है कि इसकी बड़ी वजह यह है, एंटी इनकम्बेंसी होगी जरूर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है गुजरात के बाद, वो मध्य प्रदेश है। पार्टी का सबसे ज्यादा काम, सबसे पुराना काम मध्य प्रदेश में हुआ है। इसलिए वहां पर मुख्यमंत्री मुद्दे तमाम चीजों के बाद भी आपको ये जो ओपिनियन पोल है वो दिखाई दे रहा है। मैं इस पर न कोई सपोर्ट कर रहा हूं न उसको खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन मैं उसकी बड़ी वजह बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 3 मजबूत राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात में एडिशनल फैक्टर नरेंद्र मोदी जी भी हैं, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, जहां पर पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ है। तो इसलिए उसको वहां हिलाना मुश्किल काम है। और इसीलिए आप 18 साल बाद भी देख रहे हैं कि दोनों पार्टी के बीच में नेक एंड नेक फाइट है। वहां पर एक बड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। अब उसमें जो आपने पवन जी से बात की, मैं इसी बात पर हैरान था कि मामा की लड़ाई तो जो चल रही है वो चल रही है, अब चाचा जब बीच में आ गए हैं तो यदि वो 1% वोट भी, 1% तो मुझे ज्यादा लग रहा है वैसे, लेकिन कुछ सीटों पर भी, 10-20 सीटों पर भी उन्होंने फर्क कर दिया। 2018 के चुनाव भी देखें आप तो उसमें बहुत फर्क नहीं था कांग्रेस और बीजेपी में नतीजों में। तो यदि वो फर्क 20 सीटों का, 10 सीटों का भी आम आदमी पार्टी ने कर दिया, भले ही वो ना जीते, लेकिन वो कांग्रेस, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो पहला टारगेट है वो कांग्रेस है, वो कांग्रेस के कंधे पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं और इतने भारी हैं कि कांग्रेस बैठ जाती है। तो वो नुकसान क्या वो कांग्रेस का कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, दोनों जगह पर। छत्तीसगढ़ में भी जो खालिद साहब का सर्वे है उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ग्रोथ दी है। पिछली बार 15 सीटें थी, आज वो 40 सीटों पर पहुंच रही है। तो क्या वहां पर भी, आज वहां तो छत्तीसगढ़ में तो 10 गारंटी देकर आ गए केजरीवाल साहब। तो दोनों जगह पर क्या अरविंद केजरीवाल, जो आपका सवाल वाजिब है पवन जी से, कि वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी के भी खिलाफ लड़ रहा हूं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनको क्लियर होना चाहिए। और अगर वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो फिर इंडिया का क्या होगा? जो आपने विपक्षी गठबंधन बनाया जिसमें कहा गया कि हम साझे उम्मीदवार बनाएंगे, फिर जिसकी जहां पर जो प्रभाव होगा, असर होगा, वहां पर वो पार्टी लड़ेगी। तो क्या इसका मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस से ज्यादा असरदार है आम आदमी पार्टी? तो ये सारे मुद्दे इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इन चुनावों को तय करेंगे। फिर करप्शन का मुद्दा जो कांग्रेस ने उठाया, तो क्यों नहीं वो ग्रो कर पा रहा? क्यों कर्नाटक की तरह आज की तारीख की बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार वोटर को या एक एम्बियंस में, पूरे एटमॉस्फेयर में करप्ट गवर्नमेंट नहीं लग रही, या मतलब कांग्रेस इस बात को क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर पा रही ये सरकार? बल्कि कल अमित शाह साहब गए तो वो तो करप्ट नाथ बोल रहे हैं।
ठीक है ना। तो करप्ट नाथ, वो तो हैरानी है कि जो सरकार में नहीं है 20 साल से, केवल 15 महीने के लिए रहे हैं, वो करप्ट नाथ हैं। और जो 18 साल से 20 साल से सरकार में है, उस पर 50% करप्शन का जो आरोप है वो क्यों नहीं लग पा रहा? क्यों जो चिट्ठी एक फर्जी, जिसे फर्जी कह रहे हैं सरकार की तरफ से, वो चिट्ठी एस्टेब्लिश कर पाई कांग्रेस कि भाई यही ठेकेदार है, यही संगठन है। दूसरी चिट्ठी आई, वो लोग आ जाते हैं ना बाहर कि भाई ये संगठन है, हम बता रहे हैं ये फर्जी नहीं है, भेज दीजिए जेल में। तो वो चस्पा क्यों नहीं हो पा रहा करप्शन का मामला? और जैसे अनुवा जी ने जिक्र किया कितने हजार योजना, मैं गिन भी नहीं पाया जितनी योजनाएं उन्होंने कही हैं, तो उनमें से कुछ ने काम किया होगा, एग्रीकल्चर पे काम हुआ होगा जी। तो शिवराज जी के लिए ये बड़ी जीत मैं मानता हूं कि वो इतनी बड़ी मार्जिन, बराबर मार्जिन पर आज की तारीख में 18 साल के बाद भी लड़ रहे हैं। हालांकि कल अमित शाह जी ने एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दिया है कि तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। हालांकि अभी लगता नहीं है मुझे कि शिवराज जी के अलावा कोई बात होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस राज्य को छोड़ दिया था, मुझे लग रहा है पॉलिटिकली, छत्तीसगढ़ को, वहां भी इतनी ताकत दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का दौरा रायपुर के लिए और सरगुजा के लिए और दूसरे राज्य इलाकों में भी चालू हो जाएगा, क्योंकि 40 सीटें आ रही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके हैं आप। कांग्रेस, बीजेपी ने जिस तरीके से अब एमपी पे फोकस कर दिया एकदम से, वो लग रहा है कि उनको भी समझ में आ रहा है कि अब सब कुछ एकदम से टाइट कर देना चाहिए। वो वहाँ पे देखने को मिला। एक मिनट में आता हूँ दोबारा। पवन शर्मा जी, आप क्या बताना चाह रहे थे? बताइए फटाफट, जल्दी, छोटे बताइएगा। नहीं, मैं विजय सर को सुन रहा था। देखिए, बड़ा सिंपल सा है। हमारा जब राष्ट्रीय मुद्दों पर जब अलायंस हुआ, इंडिया का गठबंधन हुआ, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ और इनके फेल के खिलाफ हुआ। जब राज्यों की बात आती है तो हम सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। हम स्कूल अस्पताल को, जो दिल्ली में हमारा मॉडल है, दिल्ली पंजाब में ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, हम उस मॉडल की बात करते हैं, केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस की बात करते हैं। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बौखलाहट देख लीजिए। अरे बीजेपी की इसमें बौखलाहट क्यों अनुमा जी की होनी चाहिए भाई साहब? बीजेपी के तो खिलाफ आप सब जगह हैं, उनको कोई कंफ्यूजन आप देखिए, अमित, पंचायत से लेकर नगर पालिका से एकदम सबसे वार्ड मेंबर से लेकर के प्रधानमंत्री तक आप बीजेपी के खिलाफ हैं। उनको क्या ये बौखलाहट होगी? कंफ्यूजन तो आपने इधर फैला रखा। अनुमा जी क्या है भाई ये? आप इशारा भी कर रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आपसे और विजय त्रिवेदी जी से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, पर मेरी बात समझिएगा। ये सारा प्रचार तंत्र जो है, जो कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये पूरी तरह गलत साबित होगा। मैंने कर्नाटक चुनाव के समय में भी कहा था कि 135 से कम सीट पे मैं गुजारा नहीं करने वाली हूं, और उतनी ही सीटें आई, वो एक बात थी। लेकिन यहां भी मैं आपको बता रही हूं, छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, जो सुराजी गांव योजना के अंग हैं, और उसके बाद कृषि ऋण माफी है, सिंचाई कर माफी है, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी है, पशुपालन और मत्स्य पालन के ऊपर ऋण है, खेती पे इनपुट सब्सिडी है, यानी कि आपका आत्मसम्मान है, आपको फ्री नहीं दिया जा रहा, सब्सिडी दी जा रही है। गोधन न्याय योजना है, जिसमें 2 रुपए किलो गोबर सरकार खरीदती है, और क्या करती है उस गोबर का? उससे विद्युत उत्पादन करती है, उससे कंपोस्ट खाद बनाती है, और उससे रेवेन्यू जनरेट करती है। अनुमा जी, एक चीज बताइए, राजस्थान में इतनी सारी स्कीम चल रही है, आज विषय नहीं राजस्थान का इसलिए मैं ला नहीं रहा हूँ बीच में, लेकिन वहां सैकड़ों स्कीम चल रही है, 25 लाख की चिरंजीवी योजना, वहां कोई गड़बड़ नहीं, वो सब आदर्श की स्कीम है। और इधर चलेंगे तो इधर सब घोटाले वाली स्कीम। ये कैसे हो सकता है? एंटी इनकम्बेंसी है तो 2 राज्यों में आपके खिलाफ होगी, 1 राज्य में बीजेपी के खिलाफ होगी। करप्शन है तो 2 राज्यों में आपके, या तो आप कह दीजिए कि वहां राम राज्य स्थापित है। ये तो फार्मूला सब जगह एक जैसा चलेगा ना। अब 1 मिनट रुकिएगा, तोप का मुंह कर दिया गया है खालिद जी की तरफ कि आप लोग ये माहौल बना रहे हैं, ऐसा ग्राउंड पे नहीं है। खालिद जी जवाब दीजिए। नहीं सर, माहौल क्या, जो हमारा डाटा, जो लोग बोलेंगे रिस्पॉन्सेज, हम तो वो रखते हैं। अच्छा, ये एग्जाम बहुत इजीली खालिद एक मिनट, एक सवाल रखते हैं। अभी जो पवन जी ने कहा और जो अनुमा जी कह रही हैं और जो अग्रवाल जी कह रहे हैं, क्या जनता इतनी भोली है, या उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि केजरीवाल जी लड़ेंगे, मैं यहाँ इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, वहाँ उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, केंद्र में उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है? नहीं, जनता समझती है कि कंफ्यूजन की स्थिति ये पैदा हो रही है। वो क्लैरिटी है कि सर ये देखिए, अगर जनता जो वोटर्स हैं, अगर आप उनको देखेंगे वो इस कैंप के वोटर्स हैं या उस कैंप के वोटर्स हैं,
तो जो इंडिया अलायंस कैंप के वोटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि भाई जो भी पार्टीज जिन्होंने अलायंस बनाया है वो साथ में रहें, और अगर ये साथ में नहीं लड़ेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति 2024 तक बनी रहेगी कि भाई ये होने वाला क्या है, ये रहेगा भी अलायंस कि नहीं रहेगा, हमारी वोटिंग प्रेफरेंसेस कैसी होनी चाहिए। अगर अलायंस रहेगा जहां पे मल्टी पार्टी मतलब मल्टी कॉर्नर फाइट्स हैं स्टेट्स में, अगर वहां पे उनको ये है कि भाई ठीक है अब ये अलायंस है तो हमें इधर वोट देना है, उनका वो रहेगा। अब अगर इस तरह से कि आप ये कह रहे हैं कि वहां बेंगलोर में तो आप जा रहे हैं, फिर आप छत्तीसगढ़ में आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो फिर ये कंफ्यूजन की स्थिति तो वोटर्स के सामने रहेगी। ये है। अच्छा, एक कंफ्यूजन तो केजरीवाल की पार्टी ऐसे इस तरह के अनाउंसमेंट से पैदा कर रही है कि इंडिया अलायंस को लेकर के पब्लिक परसेप्शन में कंफ्यूजन रहेगा कि भाई करना क्या चाह रहे हैं। गोपाल कृष्ण जी बोलिए, बताइए सर। नीरज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन के गठबंधन पे जनता को कंफ्यूजन है। जनता बिल्कुल क्लियर है, आप किसी से पूछ लीजिए कि यह केवल स्वार्थ का, भ्रष्टाचारियों को बचाने का केवल गठबंधन है, जो कि अपने आप को प्रोजेक्ट करने के अलावा इनका कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। तो यह गठबंधन है नहीं, है केवल अपने आप को बचाने के लिए एक मोदी जी को हटाना है। ये जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अल्टीमेटली आप देखिए जिस तरह से अब राजस्थान में हाल हो रहा है, जिस तरह से बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिस तरह महिलाएं असुरक्षा की स्थिति में है, जो इंटरनल फाइट्स इनकी चल रही है। अभी छत्तीसगढ़ में ये कह रहे हैं सिंहदेव और बघेल साहब का आपस में इन्होंने टेम्पररी ट्रूस कर लिया, फिर वही झगड़ा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ना इनकी पार्टी में एकता है, ना उनके उद्देश्यों में एकता है, और केवल इस तरह के एजेंडा को चलाना है कि किसी भी तरह मोदी जी को हटाना है। और फिर अल्टीमेटली क्या है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिल जाते हैं, कई कहते हैं कि कम्युनल फोर्सेस के साथ हाथ मिला लेते हैं, देश को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो यह जो पूरी तरह से केवल सत्ता पार्टी के लोलुप लोगों का एक जो जमावड़ा है, उसके बारे में जनता को कोई शक नहीं है। कोई अग्रवाल जी रुकिए, छोटे छोटे में रखेंगे। त्रिवेदी जी के पास चलते हैं। अनुज आपके साथ आप लोग काफी बातचीत हुई। त्रिवेदी जी, आप कुछ कहना चाहते तो वही बोलिएगा, दूसरा मेरा सवाल भी सुन लीजिए। जी, दोनों में हम देख रहे हैं जी, मैं केवल छोटा सा जानना चाह रहा था, जो गोपाल जी ने जिस बात का जिक्र किया कि भाई कंफ्यूजन कोई नहीं है, सब कुछ क्लियर है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कल से। कल से ऐसी बात हुई, क्या गोपाल जी आज क्लियर कर सकते हैं कि शिवराज जी ही पार्टी के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट रहेंगे? क्योंकि कल कुछ ऐसा कंफ्यूजन हुआ। तो थोड़ा सा एक तो वो क्लियर कर दें कि क्या है। और अनुवा जी को भी कहूं कि ये सर्वे की बात मैं कर रहा था, मैं तो कहा कि भूपेश बघेल साहब की सरकार वहां पर मजबूत दिखाई दे रही थी। जी, कल कंफ्यूजन है। हम जो गृह मंत्री जी और सबने कहा कि जो इलेक्टेड बॉडी है, जो असेंबली में इलेक्ट होके जो एमएलए चुनेंगे वो उसको चुनेंगे। आज के समय में हमारे वो चीफ मिनिस्टर हैं इतने वर्षों से। शिवराज जी होंगे कि नहीं होंगे सर? हाँ ना, बताइए ना सर। ये बताएंगे, वो एमएलए चुनेंगे ना। ये कांग्रेस की तरह थोड़ी है, या किसी की तरह थोड़ी एमएलए। तो आप प्रक्रिया बता रहे हैं सर। और किसने कह दिया कि नहीं होंगे या होंगे? सर, ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर मतलब आपका चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं है। कैसे नहीं है? ये किसने कह दिया? चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं, चीफ मिनिस्टर अभी है। अल्टीमेटली इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, ये चीफ मिनिस्टर जो एमएलए वो चुनेंगे। गोपाल जी, एक मिनट रुकिए ना। आप सुनिए ना। गोपाल जी आप कंफ्यूजन में बढ़ा रहे हैं। विजय जी, ये सिंपल से सवाल है उनका कि क्या शिवराज जी उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के सीएम फेस है कि नहीं है? आप कह रहे हैं कि वो जब जीत के आएंगे तो विधायक तय करेंगे। तो एक प्रोसेस बता रहे हैं, फेस है कि नहीं है? मिनिस्टर हैं और हमारे नेतृत्व, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तो फिर कहां से कंफ्यूजन है? अगली बार कौन होगा? ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई यही लड़ेंगे, वो प्रक्रिया छोड़ो, बाद में चीफ मिनिस्टर बनते हैं क्या? एमएलए चुनते हैं? नहीं, ठीक है सर। गोपाल जी पॉइंट अगेन, वो आप एक्चुअली क्या है, गृहमंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, गृहमंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें किसी ने एक सवाल पूछा था, तो गृहमंत्री जी ने भी यही उत्तर दिया था जो आपने दिया। वो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। विजय जी ओके है ये कि नहीं? अभी कुछ उसमें और पेज फंसा दिया इन्होंने। सर, आप विद्वान हैं नीरज जी, मुझे तो कम समझ आया। मैं समझना केवल इतना से चाहता हूं कि सीएम फेस के तौर पर वो हैं कि नहीं है?
सीएम फेस कम थोड़ा समझ में कम आता है मुझे। तो फेस कैसे होंगे? जो खुद सीएम है वो फेस कैसे होंगे? मतलब जो सीएम कैंडिडेट हैं जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, जो अब बघेल साहब नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ इसको और इसको आसान करता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो मेरे मन में तो बिल्कुल शंका नहीं थी, उम्मीद करता हूँ कि विजय जी के मन में भी शंका नहीं रही होगी कि योगी जी ही सीएम होंगे चुनाव जीतने के बाद। हाँ, तो अब क्या शंका हो गई जी? ऐसी क्लैरिटी एमपी में भी है। नहीं, किसकी बात से शंका हुई है आपको? ये बात विजय जी को शंका है कि विजय जी की शंका गलत है। वो हमारे नेता है, विजय जी तो क्लियर हो गया ये नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं मतलब और शिवराज जी मुख्यमंत्री होंगे ये कह रहे हैं नीरज जी आप? हाँ, नहीं, ये अग्रवाल जी कह रहे हैं कि शंका नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि कल की बात से कंफ्यूजन हो गई। किस बात से कंफ्यूजन हो गई उनको? मैं थोड़ी तय करूंगा कौन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। मैं तो नहीं, ये चाह रहा हूं ठीक है। गोपाल शिवराज जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे। चीफ मिनिस्टर हैं वो, कैंडिडेट कैसे होंगे? चीफ मिनिस्टर हैं हमारे जी। मैं विजय जी और गोपाल जी रुकिए, देखिए विजय जी जो कह रहे हैं और जो गोपाल जी एक मिनट सुनिए ना, आपकी बात को मैं क्लैरिफाई कर दूं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल आया था तो उसका जवाब ऐसा था तो लोगों को लगा कि पता नहीं, हो सकता बाद में कुछ और मन में हो, लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि वही सीएम है और वही है। बाद में प्रक्रिया के तहत उनको विधायक चुनेंगे, चुने हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ठीक है, चलिए मान लिया, मैंने मान लिया कि गोपाल जी कह रहे हैं कि शिवराज जी ही चुनाव में सीएम के फेस हैं और अगली बार भी वही सीएम होंगे। ये गोपाल जी के बकाया मैं इसको मान के चल रहा हूँ। छोटा सा एक ब्रेक, लौट के आते हैं तुरंत। एक बार फिर से आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि चुनाव बहुत निकट है। तो मूड समझने की कोशिश कर रहे थे, एक सर्वे भी था सी वोटर्स का, उसके जरिए थोड़ा थोड़ा पल्स समझने की कोशिश हो रही थी। बहुत अच्छी चर्चा हुई, काफ़ी सारे विषय हमने कवर किए छोटे छोटे जवाबों के जरिए। एक बार फिर से चलते हैं। अनुमा जी, आप कुछ कहना चाह रही, पहले आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद विजय जी के पास आते हैं दोबारा। बोलिए। इस बार विजय त्रिवेदी जी से मेरी एक शिकायत है कि उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस को कंफ्यूजन था, एक चिट्ठी सही साबित नहीं कर पाए। एक सवाल आपके लिए गंभीर सवाल है और सवाल ही है कि जो लोग व्यापम में 42 संदिग्ध मौतें करा सकते हैं, एक ज्ञानेंद्र अवस्थी गायब नहीं हो सकता। बहरहाल उसके बाद पीयूष पांडे आए, लोगों के सामने आए, वीडियो जारी किया, नंबर दिया और उन्होंने गौशाला में घपले की बात की। उन्होंने कहा कि 38 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में, 38 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में, 38 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में 14 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत मुझे देनी पड़ी। और इस तरह से लोगों की अब हिम्मत बढ़ रही है, वो सामने आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल नहीं कहिए कि ये कंफ्यूजन है और हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, एस्टैब्लिश हुआ। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि इंडिया को लेकर कंफ्यूजन है। देखिए, इंडिया के सदस्यों के ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने भी जब बोला तो आपने कह दिया INDIA। भाई, इंडिया कहने में क्या प्रॉब्लम है? भारत हमारे देश का नाम है। और अरे डॉट आपने लगा रखा है मैडम, हमने थोड़ी लगाया है। तो सुनिए ना, अच्छा चलिए, तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है। जो भी बात है वो लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर है, वो बात केवल वहां के लिए है और बड़ी लंबी लाइन से है। अगर इसके बारे में लोग बार बार ये कहें कि लोगों को कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन हमारे यहाँ नहीं। और दूसरी चीज, डॉट आपने लगाया, कंफ्यूजन मेरे मन में कैसे होगा? इसलिए मैं INDIA बोलता हूँ, आपने डॉट लगा दिया है उसमें बीच में। अरे, मैं 2 जगहों पर विजय त्रिवेदी जी ने बात की थी कि एक तो जिनके खिलाफ आप जिनसे गठबंधन है उनके साथ। फिर मैं जवाब लेता हूँ। विजय जी, आज देखिए टारगेट में गोपाल जी से ज्यादा विजय जी और खालिद जी हैं। विजय जी, इतना गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा, जवाब दीजिए। देखिए नीरज जी, राजेश जोशी की कविता है कि जो सच बोलेंगे मारे जाएंगे। ठीक है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं तो ये बोला कि जैसे कर्नाटक में एस्टेब्लिश किया था कांग्रेस ने, कर्नाटक की जो सरकार थी बीजेपी की, कि वो एक करप्ट गवर्नमेंट है, पे CM करके, और जो कैंपेन बनाया, उस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में नहीं बन पाया। यदि बनाया तो बहुत अच्छी बात है, यदि अनुमा जी को लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इंडिया की जो बात कर रहे हैं, जिसे आप INDIA कहते हैं, मैं इंडिया ही कह लेता हूं, अनुमा जी कह रही हैं, उसमें लोकसभा की बात की, तो फिर दिल्ली में क्या हो रहा है? कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अलका लांबा जी ने कहा कि 7 सीटों पर, 7 की 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तैयार है वो। फिर आम आदमी पार्टी ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा। अलका लांबा की पिन ट्वीट, एक मिनट सुन लीजिए मैडम, फिर आप बात करें। एक मिनट सुन लीजिए अनपा जी, सुनिए ना। हाँ,
बोलिए बोलिए सर। मेरा निवेदन सुन लीजिए। फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने कहा कि नहीं ये नहीं होगा और इस पर आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी। ठीक है, मान लिया कि अलका लांबा जी ने गलत बोला होगा। कल जब CWC की कमेटी का नाम आया तो उसमें अलका लांबा जी का नाम है सबसे पहले दिल्ली से। तो ये रिवॉर्ड है, अवार्ड है या जवाब है अरविंद केजरीवाल जी को, ये अनुमा जी को पता होगा। खैर मुझे उसमें नहीं कहना। गोपाल जी से एक छोटा सा सवाल और है। गोपाल जी नाराज तो है कि मध्य प्रदेश को लेकर, मैं मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि वो सीएम है तो सीएम फेस वही रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी कोई सीएम फेस है क्या गोपाल जी? रमन सिंह जी तो आपने उनको बोरिया बिस्तर बांध के दिल्ली भेज दिया है उपाध्यक्ष बना के, तो मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में कोई आपका सीएम फेस है? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कई स्टेट्स में सीएम फेस के प्री पोल उसमें अनाउंस करके नहीं लड़ रही है। ज्यादातर स्टेट्स में आप देख लीजिए कि यही है कि जो हम मोदी जी के नेतृत्व में और लोकल जो स्टेट के लीडरशिप है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है और उसका एक महत्वपूर्ण कारण भी यही है कि संगठन के बेस पे हमारे चुनाव लड़े जाते हैं। व्यक्तित्व विशेष के अनुसार स्टेट इलेक्शंस नहीं लड़े जा रहे। जहां तक जो सर, आप तो रोज इंडिया से पूछते हैं कि आपका पीएम कैंडिडेट कौन है, पीएम फेस कौन है, रोजाना पूछते हैं आप इंडिया वालों से। वहां पे ये कंफ्यूजन है कि वहां पे मल्टीपल लोग सब क्लेम कर रहे हैं कि मैं पीएम हूं, मैं पीएम हूं। हमारे यहाँ पे कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मैं सीएम हूं, मैं सीएम हूं। ये तो कांग्रेस से हम पूछेंगे कि सचिन पायलट है कि अशोक वो है गहलोत साहब है, हम उनसे पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा विकल्प जो कह रहा है कि मैं सीएम हूं, मैं सीएम हूं, इसलिए वहां पे क्या पूछ रहे हैं? जी गोपाल जी देखिए, छत्तीसगढ़ में अब पता नहीं रमन सिंह जी रहेंगे या सरोज पांडे जी बन जाएंगे, मुझे नहीं पता। ये सब सवाल इस पत्रकारों के बीच में पूछे जाते हैं। दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ में जब 2-3 रमन सिंह जी बहुत लंबे समय तक सीएम रहे वहां पे, और एक बार जब पिछली बार चुनाव हारने के बाद सर वहां पे बहुत संगठन के स्तर पर काम नहीं हुआ, कोई नए फेसेस दिखते नहीं। चर्चाएं चलती है, हम लोगों के एनालिस्ट बताते रहते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में तो बहुत काम दिख नहीं रहा है। कोई ऐसा आंदोलन खड़ा किया हो आपने सरकार के खिलाफ, कोई मूवमेंट किया नहीं सुनाई पड़ता ना, इसलिए सवाल बार बार छत्तीसगढ़ में पूछा था, इसलिए ग्राउंड आपने लूज किया होगा। पूछने में कोई बुराई नहीं है, मैं उसका जवाब यही दे रहा हूं कि इलेक्शन के पहले ज्यादातर स्टेट्स में जहां पे हम लोग प्री घोषित सीएम कैंडिडेट के अनुसार इलेक्शन, अरे जहां पे है वहां तो घोषित नहीं कर रहे खुलेआम। अभी उस पर हमने 8 मिनट की चर्चा कर डाली मध्य प्रदेश में, जहां पे एकदम क्लियर है वहां तो आप घोषणा नहीं कर रहे, वहां भी आप बच रहे हैं। आपको बता दिया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे सीएम है, तो फिर अब घोषणा मैं तो नहीं कर सकता। नहीं ठीक है सर, पॉइंट टेकन। मैंने इसीलिए कहा कि क्योंकि बार बार चर्चा रहे। अनुमा जी एक मिनट सुनिए आप। देखिए, अलका लांबा जी ने जो कहा उसको बात तुरंत दबा दिया गया कि नहीं ये ऑथराइज नहीं है, ये कैसे बोल सकती हैं। लेकिन अब उनके मन में तो अचानक से विचार आया नहीं होगा, इतनी बड़ी बात वो क्यों बोल देंगी, पार्टी से निकाल देती है आप, इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी उन्होंने। लेकिन उन्होंने बोला, ठीक है, उस बात को खंडन कर दिया कि नहीं मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन ये शंका बनी हुई है। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से पट नहीं रही आपकी। आपसे और विजय त्रिवेदी जी दोनों से करबद्ध निवेदन करूंगी, अलका लांबा की पिंड ट्वीट को पूरा सुनिएगा, पूरा। और कहीं पर भी ये नहीं कहा गया जो मीडिया ने प्रोजेक्ट किया, पूरा सुनिए। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ, देखिए हाथ भी जोड़ लिए। दूसरी चीज, हम यहाँ पर बहुत कम, मुझे ऐसा मौका मिलता है कि बीजेपी के कोई ऐसे शालीन प्रवक्ता मिले जो जनरली अच्छे लग रहे हैं। तो व्हाट अबाउट इन्होंने भी की राजस्थान के बारे में। मैं इसे एहसास से कमतरी मानती हूँ, हीन भावना या कुत्ता मानती हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि मतलब हमारी शालीनता को आप हमारी कमजोरी तो ना समझें। आपकी शालीनता की बात एक तरफ ये आज की जो है ना इस डिबेट की हाईलाइट है सर, क्या आप अगर एहसास कमतरी शालीन नहीं हो सकते। आप जिस तरह से नीरज जी एक आप गलती कर रहे हैं, जब मैंने बात की है। अरे बहुत छोटे समय एकदम समाप्त हो रहा है, प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात नहीं, हम तो सम्मान कर रहे हैं। ये कह रही हूँ, 2 अलग-अलग सेंटेंस है, इकट्ठा मत करिए। जो सरकार भी सम्मान करती है। गोपाल जी उनको कंप्लीट कर दीजिए। अनुमा जी 30 सेकंड प्लीज। राजस्थान की सरकार महिलाओं का गोपाल जी अब उनको अपनी बात रखने दीजिए, 30 सेकंड।
गलत मत करिए। हाँ, जल्दी से। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वो शालीन है, लेकिन वॉट अबाउटरी कर रहे हैं, और ये एहसास कमतरी है। तो एक ही बात हो गई ना। एहसास कमतरी है, ये कहा मैंने, और बहुत साफ बोला। इसको मत प्रोजेक्ट करिए गलत तरीके से। जो मैं कह रही हूँ उसको मैं स्टैंड बाय करती हूँ। जो 38 का ठगबंधन इन्होंने बनाया है, उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता, कोई मीडिया नहीं, त्रिवेदी जी भी नहीं पूछते, पर वहां पर ये कहते हैं आप भी कटघरे में नहीं, एक्चुअली क्या अनुमा जी मैं बताऊं जी, जैसे अगर सुनिए ना एक मिनट, गोपाल जी रुको ना भाई। अगर ओम प्रकाश राजभर ये कह दें कि मैं तो पैरेलल 80 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, मैं गोपाल जी से 20 सवाल पूछूंगा और ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाऊंगा, उनके यहाँ से चर्चा नहीं हो रही ना। अब आपके यहाँ देखो बगल, पवन जी क्यों लड़ रहे भाई चुनाव? आप दिल्ली में क्या करेंगे आप? सवाल तो इसलिए पूछ रहे हैं ना। ये गठबंधन मैं आपको वही कहना चाह रहा था कि मुझे थोड़ा मौका दीजिए। आप अनुमा जी को बताइए, मुझे जी, हाँ। मेरी आपसे विनती हाथ जोड़ के ये है, मुझे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे डिबेट में बुलाया, थोड़ा समय मुझे दीजिएगा, मुझे अपनी बात रखनी है। रखिए। मैं सिर्फ 2-3 सवाल करना चाह रहा था भारतीय जनता पार्टी से। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार दिखाई दे रही है। इसी वजह से अमित शाह जी या तो मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं करना चाहते, या उनको लगता है शिवराज सिंह चौहान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये इसका जवाब दे देंगे। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी हताशा इस वजह से लग रही है कि सीजे का, आप देखिएगा सीएजी की रिपोर्ट जब सामने आ रही है, उस सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ दिखा है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत इन्होंने 10 लाख लोगों का ऐसा रजिस्ट्रेशन किया 3 नंबर से। तो 10 लाख लोगों का पैसा कहां गया? सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि सोने की सड़क बना रहे हैं। ये 7.5 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला किया सोने की सड़क बनाने में, वो सारे पैसे किसके पास जा रहे हैं? तो पूछे कि जिनके डिप्टी सीएम जेल में बैठे हुए बेल तक नहीं दे रहा, देश जानना चाहता है कि झंडे बेच दिया, वो सारा पैसा कहां गया? देश जानना चाहता है कि देश का आज माली हालत कैसे खराब हो गई है, इस पैसे को दूध दही पे टैक्स लगाना पड़ रहा है। मुझे एक सेकंड, अरे भाई सवाल के जवाब दिए। पवन जी एक चीज बताइए, अरे सुन लो ना भाई, सवाल सुन लो ना, आप ही से पूछ रहा हूँ, गोपाल जी से नहीं पूछूंगा। मुझे मजेदार बात यह लग रही है कि आप बीजेपी के खिलाफ उनको चुनाव हराना चाहते हैं, इसलिए वहां पे लड़ रहे हैं। आपने एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोला, भूपेश जी के खिलाफ। अच्छी बात, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको बोलना ही चाहिए। जब उनके अंदर कोई कमी नहीं तो वहां चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप? क्या जरूरत है आपको छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की? या तो आप बोलिए कि वो भी भ्रष्ट हैं। आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, क्यों? आप क्यों लड़ रहे? बड़ा आसान सा जवाब है कि आज राष्ट्रीय पार्टी है जेल में। हाँ। देखिए बड़ा आसान सा जवाब है, हम राष्ट्रीय पार्टी है, 2 राज्यों में प्रचंड सरकार है, हमारे गोवा में 2 विधायक हैं, हमारे गुजरात के अंदर 5 विधायक हैं, 13% हमारे मेयर हैं। पूरे देश में हमारा संगठन है और हमारी राष्ट्रीय पार्टी, हमारा चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम किसी को हराने की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कैसे हराएंगे लोगों को अच्छा आप? भूपेश जी को कैसे हराएंगे बताइए? इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है उनकी, कैसे हराएंगे? उनकी कमियां बताइए आप, बिना कमियां बताए कैसे हराएंगे? कोई क्यों आपको वोट देगा? अगर भूपेश जी गलती नहीं कर रहे हैं तो क्यों जिताएंगे आपको? हम बताइए, क्या लॉजिक है आपके पास? नहीं, हम तो हराने की बात ही नहीं कर रहे, मुद्दों की बात कर रहे हैं। जनता पवन जी आप तफरी के मूड में आ गए, आप तफरी के मूड में, आप हराने की बात पता नहीं क्या करने गए। अरे भाई राजनीति में चुनाव लड़ाई हराने जीतने के लिए था, आप क्या मतलब मस्ती कर रहे हैं आप? रुको तो खालिद भाई पे आ जाता हूँ। पार्टी है और हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, हमारी उपलब्धि। अरे उसमें कोई डाउट थोड़ी है, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आपको चुनाव लड़ने का हक है, आप हर जगह चुनाव लड़ सकते हैं। मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जब आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं वहां पे, तो वहां पे 2-4 कमियां तो गिनाइए सरकार की। एक बहुत बड़े पत्रकार ने टमाटर पे सवाल पूछ लिया, सुन लीजिए सर। भारतीय जनता पार्टी की नहीं पवन जी क्या होता है ना, पवन जी शांत रहिए प्लीज, समय खत्म हो रहा है, समय। पवन जी मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ, हम लोग बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे कि कितने हंसी खुशी चर्चा हो रही, छोटे छोटे जवाब में। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, छोटे जवाब दे रहे हैं आप लोग। पब्लिक को आप लोग टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए सर। मैं ये जो सवाल आपसे हल्के हल्के पूछ रहा हूँ ना कि भूपेश जी में कोई कमी नहीं लेकिन मैं चुनाव उनके खिलाफ लड़ूंगा, पब्लिक देखती है तो आप उनकी 10 कमियां गिनाइए, लेकिन मैं चुनाव लड़ूं क्योंकि मैं राष्ट्रीय पार्टी, मुझे अधिकार है, भैया है अधिकार। ये सारी चीजें आपके इंटरनल, जिसको मैं INDIA कहता हूं, अनुमा जी गुस्सा हो जाती है तो इंडिया बोल देता हूं, उसके अंदर जो मतभेद है ना सर, ये उसका परिणाम है और ये परिणाम आपको चुनाव नतीजों में दिखेंगे। विजय जी लास्ट कमेंट संपादकीय, मेरे को भी तो दीजिए थोड़ा समय। नहीं सर, सब 30 सेकंड बाकी सर विजय जी को। हाँ विजय 30 सेकंड सर। देखिए जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में अच्छा चुनाव हो रहा है और
कांग्रेस ताकत के साथ लड़ रही है। भूपेश बघेल की सरकार जो है वो कंफर्टेबल है, लेकिन शिवराज सरकार के लिए मैं 44% वोट उनके लिए एक पॉजिटिव चीज मानता हूं। फिर गोपाल जी से पूछूंगा, आज मैं तो सोच रहा था नीरज जी के प्रोग्राम में तीनों चीफ मिनिस्टर के नाम पता पड़ जाएंगे, अभी छत्तीसगढ़ का नाम आया नहीं बीजेपी से। फिर अब वसुंधरा जी के लिए पूछूंगा, राजस्थान में तो आप नाराज होंगे कि अभी नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर किसी दिन बात करेंगे। गोपाल जी बहुत मित्रवत हैं हमारे, और उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन होगा। अरे बहुत ही मतलब बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है सर, इनके पास सब जानकारी होती है। एक बात अभी विजय जी आपने कही ना कि वो कौन कह रहा था कि इनके इतने मंत्री डिप्टी सीएम जेल में है, भ्रष्टाचार की बातें क्योंकि किसी ने अभी चर्चा में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीएच ग्रीन, हाँ टीएच ग्रीन एक राजनीतिक एनालिस्ट थे, बहुत बड़े राजनीतिक शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि पूरा संसार आपके खिलाफ हो जाए तब भी आपको आवाज उठाने का अधिकार है। तो पूरी पार्टी किसी पार्टी से नहीं करा, पूरा दल जेल में चला जाए तब भी मैं सवाल तो उठा ही सकता हूँ ना भ्रष्टाचार पे, भले ही मेरी पार्टी सारे लोग भ्रष्टाचार पे हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को जुड़ने के लिए। फिर एक चर्चा रखेंगे किसी दिन और।